हेलो फ्रेंड्स। आइए आज मैं इस वीडियो में मैं क्लास टेंथ के जो साइंस की बुक है उसमें जो क्लास टेंथ की जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके ठीक पहले तक मैंने उस वीडियो में बताया है और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, उन्हें कैसे बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशंस में जो विभिन्न डिफरेंट टाइप के जो सिंबल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये सब का जो सिंबल्स हैं वो कैसे दिए जाते हैं और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं और वो क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लगभग मैं ट्राई करूँगा कि पूरा चैप्टर ही जो है वो इसमें ख़त्म हो जाए। और इसमें सबसे ज़रूरी मैं करने वाला हूँ कि पिछले वीडियो के जो जितना तक मैंने किया था पिछले वीडियो में, उसके क्वेश्चंस मैं नहीं दे पाया था, तो इसमें मैं सबसे पहले उसके क्वेश्चंस डालूँगा और फिर इसका ये पूरे चैप्टर डिस्कस करूँगा और उसके बाद इसके लास्ट में जो आज मैं डिस्कस करूँगा उसके भी क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, वो और उनके आंसर्स जो है मैं लास्ट में इसके साथ जोड़ दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपके बहुत ही काम की होगी और जो बोर्ड टेंथ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर चैनल को, और लाइक और शेयर भी करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो वी हैव लर्नड इन क्लास 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। तो 9 में हम लोगों ने ये जाना है कि जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो क्या होता है कि कोई नई चीज़ जो बनती है, नया सब्सटेंस बनता है जो, या कंपाउंड बनता है, तो उसमें जो एलिमेंट हैं वो अपना नेचर चेंज नहीं करते हैं। मतलब एक एलिमेंट ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन के दौरान एलिमेंट ही बदल जाए, यानी आयरन जो है वो बदल कर गोल्ड हो जाए, या आयरन बदल कर सिल्वर हो जाए, या सोडियम बदल कर बेरियम हो जाए, या सोडियम बदल कर ऑक्सीजन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, जो एटम्स जो होते हैं वो एक का साथ छोड़ करके एक के मिक्सचर में से या कंपाउंड में से एक को छोड़कर दूसरे के साथ वो रिएक्शन कर लेते हैं, और इस तरह से अलग अलग रेशियो में कर लेते हैं, जिसके कारण अलग अलग जो है सब्सटेंस या कंपाउंड बनते हैं। वो आपस में बॉन्ड्स जो है, एक का बॉन्ड छोड़कर, मतलब एक कंपाउंड में एलिमेंट जो है बॉन्ड छोड़ करके दूसरे एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बना लेता है तो दूसरा कंपाउंड बन जाता है। रेशियो भी अलग रहती है तो भी दूसरा कंपाउंड बन जाता है। तो वही यहाँ पे है। तो नॉर बोल रहा है कि दोज अनदर एलिमेंट्स रिएक्शन ऑफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में नहीं बदलता। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, और ना ही एक एलिमेंट जो है वो मिक्सचर या कंपाउंड से बिल्कुल गायब ही हो जाता है, और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, या कहीं से अचानक एक नया एलिमेंट अपने आप आ जाता है, ऐसा नहीं है। यानी आप रिएक्शन में अगर आयरन और सोडियम का रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक दूसरा ही एलिमेंट जो है वो, मान लीजिए सिल्वर, गोल्ड या लेड, ये अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। असल में केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं या जुड़ते हैं, और जिसके कारण अलग अलग बिटवीन एटम्स के बीच में बॉन्ड्स जो हैं वो जुड़ते हैं या टूटते हैं। यानी एक एलिमेंट दूसरे से जिसके साथ बॉन्ड बनाया रहता है उससे छोड़ करके किसी अन्य एलिमेंट से बॉन्ड बना लेता है तो अलग सब्सटेंस बन जाता है, अलग प्रोडक्ट बन जाता है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन बिटवीन एटम्स इन 3 and 4। तो बॉन्ड्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड या एलिमेंट बनाते हैं, कंपाउंड या सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
जैसे यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, ये जो एक्टिविटी यहाँ पे की गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि लाइम के साथ ये क्या किया गया, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड विथ वाटर। यहाँ पे स्लेक्ट लाइम और वाटर का रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है, हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली, बहुत ही जो है तीव्र अभिक्रिया करता है वाटर के साथ, एंड प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, और स्लेक्ट लाइम बनाता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत बड़ी मात्रा में हीट भी जनरेट करता है, यानी पैदा करता है, ऊष्मा पैदा होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि वो आपका ये जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है सॉल्यूशन। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, और प्लस हीट। आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जो वाटर है, ये दो आपस में जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर जो है ये ऐड हो करके और आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस या दो कंपाउंड बोल दें आप यहाँ पे, वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो यानी दो सब्सटेंस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सच रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जिसमें जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो हैं आपस में मिल रिएक्शन करके एक बड़ा कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे है ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन, ये ऊपर के रिएक्शन में जो स्लेक्ट लाइम बन रहा है यूज फॉर वाइट वॉशिंग, इसे वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। हमारे घरों में चूना करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है क्या, फॉर्म ए लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत जो है वो दीवारों पर बन जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, और वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो असल में मार्बल का एक फार्मूला है, यानी एक मार्बल जैसी ही कंपाउंड बन जाती है, जो काफ़ी चमकीली, थोड़ी पहले की अपेक्षा ज़्यादा वो शाइनी चमकीली हो जाती है, और जिससे हमारी दीवार जो है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आने लगता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल, मार्बल का केमिकल फार्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो वाइट वॉश के बाद हमारी दीवारें जो हैं वो अधिक चमकीली और ज़्यादा ब्राइट क्यों लगने लगती है। तो इसका क्वेश्चन भी मैं बनाकर डालूंगा, इसमें डाल दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, C+O2 इक्वल टू CO2। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, दो एलिमेंट जो हैं वो कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। In simple language, we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, यानी अगर सिंपल साधारण भाषा में हम कहें तो जब दो या दो से अधिक वस्तुएं, वो एलिमेंट हों या कंपाउंड हों, और आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, संयोग करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट और एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं,
तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व्ड। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि उस रिएक्शन के दौरान जो है काफ़ी अमाउंट में हीट भी जनरेट होता है। तो ऐसे रिएक्शन दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिससे वो मिक्सचर जो है काफ़ी गर्म हो जाती है। तो अब इससे भी एक नए तरह का जो केमिकल रिएक्शन है वो उसका भी नामकरण होता है, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में गर्मी भी पैदा होती है, हीट भी पैदा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर। अब कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, यानी एक्सोथर्मिक, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस है। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इसका भी आप देख लेंगे विथ एग्जाम्पल जो है, उससे मैं क्वेश्चन डाल दूँगा उसमें, तो वो ज़रूर जो है उसको भी देख लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया गया है। अदर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि नेचुरल गैस का जलना, ये जो है ये भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब नेचुरल गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन, ये मीथेन यहाँ पे दे दिया गया। एक्चुअल में जो घरों में जो गैस जो हम लोगों को दी जाती है वो एक्चुअल में आइसोब्यूटेन होता है। मीथेन का ही फोर्थ श्रृंखला का वो आइसोब्यूटेन होता है, जिसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं। तो खैर मीथेन प्लस ऑक्सीजन का जब बर्निंग होता है, यानी जब मीथेन जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर बनता है। ये भी, इसमें भी काफ़ी मात्रा में गर्मी निकलती है, हीट निकलती है। तो इसीलिए भी इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों ही एक साथ है। अगला, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हाउ रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन। यानी रेस्पिरेशन जो श्वसन है, जिसके द्वारा हम अपने भोजन को का पाचन करते हैं और उसे विभिन्न कोशिकाओं को, हमारे शरीर के पूरे सभी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, तो वो किस प्रकार से एक्सोथर्मिक है, उस पर भी कई बार सवाल आते हैं। तो उसको भी मैं इसमें दे दूंगा एक क्वेश्चन के तौर पर। तो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोग सभी जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और इसे हम लोग कहाँ से पाते हैं, जब हम लोग भोजन करते हैं, उसी से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये जो भोजन हम करते हैं वो पाचन के दौरान, डाइजेशन के दौरान, वो छोटे छोटे अणुओं में या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज़ एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि राइस, पोटैटो और ब्रेड को ले लीजिए, तो उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट पाचन उसका नहीं कर पाते हैं, या हमारी कोशिकाएं जो हैं उसे सीधे सीधे यूज़ नहीं कर सकती हैं ऊर्जा के तौर पर। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, दिज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। हमारा शरीर जो है वो ग्लूकोज को डायरेक्ट ग्रहण कर सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज या फ्रक्टोज को नहीं कर सकता। तो जब भी हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज या फ्रक्टोज रहता है, जैसे फल खाते हैं, शरबत पीते हैं, या चावल, आलू इत्यादि खाते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारा शरीर हमारी कोशिकाएं जो हैं उसको सीधे सीधे ऊर्जा के तौर पर नहीं ग्रहण कर सकती, बल्कि उनका जो है ब्रोकन उनका उनको तोड़ना पड़ता है। उन्हें छोटे अणुओं में, छोटे परमाणु के संयोग वाले अणुओं में तोड़ना पड़ता है। छोटा अणु कौन सा है, इस श्रेणी में ग्लूकोज होता है। यानी आप फ्रक्टोज लें या ग्लूकोज या सुक्रोज लें या कार्बोहाइड्रेट लें, इनको अंत में ग्लूकोज में तोड़ा जाता है हमारे शरीर में पाचन के दौरान, और तब हमारी कोशिकाएं उसे ऊर्जा के तौर पर ग्रहण करती हैं।
तो दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और ये जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद जो ऑक्सीजन, जो हम श्वसन के दौरान, इनहेलिंग के दौरान जो हम नाक से सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में पहुंचा हुआ रहता है। तो वो ऑक्सीजन और जो हम ये भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये या और कार्बोहाइड्रेट जो टूट करके ग्लूकोज में बदला हुआ रहता है, तो वो और हमारे इनहेल के बाद जो ऑक्सीजन जाता है, वो दोनों मिल करके हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और हमारी कोशिकाएं उससे ऊर्जा प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, द स्पेशल नेम फॉर दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो यहाँ भी क्या होता है, जब हम देखते हैं कि बहुत से भोजन, जैसे हम जब भी भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ी गर्मी महसूस होती है, इसका मतलब होता है कि बहुत से भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, यानी हीट जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए अब इसका इक्वेशन देख लीजिए। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, प्लस ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करता है तो क्या बनता है, 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं, वाटर के 6 अणु बनते हैं, और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और वही ऊर्जा हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं ग्रहण करके हमारे शरीर को जिंदा रखती हैं। नंबर 3, द डिकम्पोजिशन ऑफ vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction। और बहुत सारे जो हम लोग खाद का उत्पादन करते हैं, नेचुरल खाद का, जो नेचुरल मैन्योर बनाते हैं हम लोग, गाँव में क्या देखते हैं कि घरों के पीछे एक छोटा सा गड्ढा रहता है जिसमें सब्जियां हो या जो भोजन के बचे खुचे अंश हैं वो वहाँ पे फेंक दिए जाते हैं, और फिर उस गड्ढे को बंद कर दिया जाता है, ऊपर से ढक दिया जाता है। तो कुछ दिनों के बाद, एक आध महीने के बाद वो क्या होता है, वो खाद में बदल जाता है। तो और जब वो खाद में बदल जाता है तो वो खाद भी आप देखेंगे, उसमें से आप जाएंगे वहाँ पर तापमान उसका जो है काफ़ी बढ़ा रहता है, यानी वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी। तो ये कैसे रहती है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी का उल्टा रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग हमने अभी पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब एक बड़ा अणु, एक बड़ा कंपाउंड टूट कर छोटे छोटे कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में टूट जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी बड़े प्रोडक्ट को, यानी एक बड़े कंपाउंड को, सिंगल कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, यानी छोटे छोटे एलिमेंट्स में या छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ने के दौरान जो है, जो कोई भी अगर प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उससे अगर गैस निकलती है, तो उसको यहाँ पे यूज़ करने का तरीका यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो आप जो पकड़ें इस ट्यूब को, वो कभी भी इसे डायरेक्ट अपने मुंह के या नाक की तरफ या अपने दोस्तों के नाक या मुंह की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो गैसें निकल रही हैं ये काफ़ी गर्म और जहरीली भी हो सकती हैं, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए इसका तरीका ये है कि हमेशा इसका जो सिरा है, मुंह जो है, खुला मुंह जो है, इधर से गैस निकलती है, वो हमेशा अपने या अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों से दूर रखनी चाहिए। और उस गैस की गंध सूंघने के लिए डायरेक्ट नाक से नहीं सूंघना चाहिए, बल्कि गैस निकल रही है तो उसके आसपास अपने हाथ से हवा मारते हुए हवा को धकेलना चाहिए अपने नाक की तरफ, और उससे हल्का फुल्का जो गंधा है उसी से स्मेल ले लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये खतरनाक भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही प्रयोग किया गया है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेकर के उसे बॉइलिंग ट्यूब में बॉयल किया जा रहा है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो है ये यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या, कि जब फेरस सल्फेट को इस तरह का ट्यूब में फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, तो फेरस सल्फेट आप क्या देखते हैं कि एक सिंगल कंपाउंड है। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो ये अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट हो रहा है, कि एक बड़ा कंपाउंड जो है वो अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जा रहा है।
एक बड़ा कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जा रहा है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, यानी डिकम्पोज हो रहा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ इसी तरह से अन्य भी हम देखते हैं। और एक अन्य जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है यानी गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये भी एक एग्जांपल है। तो आप इसका भी सवाल मैं दे दूंगा कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, और उसमें एग्जांपल के साथ मैं उसको क्वेश्चन के तौर पर बना दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक है कि थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अगर डिकम्पोजिशन के बाद अगर गर्मी भी निकले, हीट भी जनरेट हो, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा है थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए अगला एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया गया है, लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया गया है और उसे बॉइलिंग ट्यूब में और उसे हीट किया जा रहा है, लेड नाइट्रेट के पाउडर को। तो क्या होता है हम देखते हैं कि यू विल ऑब्जर्व ऑफ एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। तो अगर लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, हमें भूरे रंग की गैस जो है निकलती हुई दिखाई पड़ती है। इस भूरे रंग के गैस, ये कौन सी गैस है, तो इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस कहते हैं। और जिसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है तो इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज़, अब ये रिएक्शन कैसा लेता है, रिएक्शन आप देख लें, यहाँ पर रिएक्शन है 2PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट प्लस उसमें उसको जब हीट किया जाता है यानी गर्म किया जाता है तो आपको क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड मिलता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और प्लस ऑक्सीजन मिलता है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक बड़ा कंपाउंड 3 अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाता है, तो इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है उसे हीट दिया जा रहा है, तभी ये डिकम्पोज हो रहा है। अगला हम एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है। तो यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस यानी डिकम्पोजिशन करने के लिए वाटर को अलग अलग एलिमेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए यहाँ हीट बाहर से दी जा रही है। यहाँ जैसे ये बैटरी जो है, ये बैटरी वो हीट देने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और यहाँ से जब करंट फ्लो कराया जा रहा है तो आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड को टेस्ट ट्यूब से ढक दिया गया है तो वहाँ पे 2 गैस बन रही है, गैस के बुलबुले बन रहे हैं। करीब आधा घंटा के बाद ये रिएक्शन के बाद ऐसा होने लगता है। यहाँ पे तो ये दोनों गैस जो यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है या डिकम्पोज करते हैं वाटर को तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है थोड़ी ज़्यादा बनती है, ऑक्सीजन की लगभग डबल बनती है। तो उसका कारण है कि वाटर में हम देखते हैं H2O के फॉर्म में रहता है, यानी ऑक्सीजन से डबल एटम हाइड्रोजन के रहते हैं। तो इसीलिए जो ज़्यादा मात्रा में गैस जो बन रही है वो हाइड्रोजन है और कम मात्रा में जो बन रही है वो ऑक्सीजन है। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आप देखेंगे एक और एक्टिविटी है। इसमें क्या किया गया है कि चाइना डिश में सिल्वर नाइट क्लोराइड, ये चाइना डिश है, इसमें सिल्वर क्लोराइड का पाउडर लेकर के और उसे बाहर धूप में सनलाइट में रख दिया जा रहा है। तो सनलाइट में रखने के कारण भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और जिसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं या एलिमेंट बन रहे हैं। वो हैं, एक सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है और उसका कलर जो है वो फेड हो जाता है, यानी उसका रंग उड़ जाता है। यानी गर्मी पाकर या धूप पाकर सोडियम क्लोराइड्स जो है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसे भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं कि एक तो हीट जो है उसमें हीट जनरेट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। दूसरा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से भी उससे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तीसरा हमने देखा सनलाइट, उससे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन 3 कारणों से हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे एग्जांपल वही है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं। द अबव रिएक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड इन, अब ये जो सिल्वर आयोडाइड पहले हम लोगों ने देखा, सिल्वर क्लोराइड जो हमने देखा, तो सिल्वर क्लोराइड और ये सिल्वर ब्रोमाइड जो हैं, इन दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है? यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे भी मैं डाल दूंगा। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एक नेसेसिटी क्या है, ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है कि हीट चाहिए, या तो लाइट चाहिए, या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो ये हमें याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो सिलेक्ट लाइम यूज़ करते हैं। ऑन नेम द, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेम द सब्सटेंस, अब तो लिख दिया। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस नेम्ड इन अबव विद वाटर। वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है H2O, तो कैल्शियम ऑक्साइड, वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और जब उसे सिलेक्ट लाइम कहते हैं। और जब ये जब वो वाइट वॉश में यूज़ होता है, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन करके वो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। तो सिलेक्ट लाइम यहाँ पे, तो वाइट वॉश के लिए क्या यूज़ होता है? सिलेक्ट लाइम यूज़ होता है। सिलेक्ट लाइम किसको कहेंगे हम? सिलेक्ट लाइम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसको कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। यहाँ पे हम देखते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं सिलेक्ट लाइम। और इसका जब आपका इससे वाटर से रिएक्शन कराया जाता है तो क्विक लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होता है। और उसके बाद यही जब चमकने लगता है दीवारों में, तो उसका जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जब एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके जब कैल्शियम कार्बोनेट ये बना लेता है, तब हमारी दीवारें जो है वो चमकने लगती हैं ज़्यादा ब्राइट। उसके बाद है अब एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे? तो जब किसी कंपाउंड में से उसके जो कुछ एलिमेंट्स को, किसी कंपाउंड को जब किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कराते हैं और वो एलिमेंट जो है कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करा देता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि एक यहाँ पे जैसे इसमें आप देखेंगे क्या क्या है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, वो अभी ब्लू कलर का है, और उसमें आयरन नेल को डाला जा रहा है। और 20 मिनट छोड़ देने के बाद आप क्या देखेंगे? 20 मिनट के बाद देखेंगे कि 20 मिनट के बाद ये जो कॉपर सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे कॉपर सॉल्यूशन का जो कलर है वो पहले जो ब्लू था वो अब फेड हो गया, मतलब हल्का हो गया है।
और जो उसमें हमने नेल डाली थी उसमें एक ब्राउन कलर की परत चढ़ गई है। और ये एक नेल है जो पहले अलग से रखी गई है उससे मिलान करने के लिए, दोनों को कंपेयर करने के लिए। और ये भी सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का एक अलग से रखा हुआ सॉल्यूशन है जिसको इससे कंपेयर करने के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन, यहाँ पे जो ये नेल है उसके ऊपर कॉपर की एक परत जम गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि ये जब ये आयरन जो है जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जब आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया गया, आयरन की जो नेल है डाल दी गई, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे एंट्री कर लेता है और फेरस आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को वहाँ से मुक्त कर देता है। तो डिस्प्लेस कर दिया किसने? तो आयरन ने। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे Zn जो है ये भी कॉपर से, और लेड जो है ये भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो Zn भी जो है, Zn की भी जो रिएक्शन जो है कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है, तो क्या होता है, जिंक जो है वो कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है और खुद Zn सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। उसी तरह से लेड से भी रिएक्शन कराने पर कॉपर क्लोराइड में, तो कॉपर क्लोराइड से वो लेड जो है वो कॉपर को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है यहाँ पे। तो इस तरह को हम लोग इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑलवेज जो हाईली तो इसमें सिंपल फार्मूला है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये तो ऐसा भी क्लास में भी हम लोग देखते हैं कि वैसा जब बेंच में हम बैठते हैं एक साथ, तो उसमें जो थोड़ा तेज़ तर्रार लड़का होता है या स्टूडेंट होता है वो अपने दोस्तों में से जो थोड़ा डल स्टूडेंट होता है उसे धकेल कर उसकी जगह में खुद बैठ जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ देखते हैं उससे हम समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे Fe मतलब आयरन लेड और जो आपका ये है जिंक जो है वो आयरन से मोर रिएक्टिव है। आपका आयरन जिंक और लेड जो है वो इससे आयरन आपका यानी Fe जिंक और Pb यानी लेड जो हैं वो क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, कॉपर से। इसीलिए ये क्या करते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये किसे कहते हैं? तो जब जैसे अभी तो हमने देखा कि एक सिंगल एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि दो कंपाउंड जो होते हैं, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और दोनों में ऐसे एलिमेंट रहते हैं जो एक दूसरे के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है तो इसमें से क्या होता है कि सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है और बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम जो सल्फेट के साथ था वो रिएक्शन के बाद क्लोरीन के साथ चला जाता है, और बेरियम जो क्लोरीन के साथ था वो सल्फेट के साथ आ जाता है। तो इस तरह से दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इस तरह के रिएक्शन को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके दौरान जो है बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट बनता है, यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जब भी किसी रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन में आपको ऐसी चीज़ें मिलें
जो सॉल्यूशन में और आगे घुलती नहीं है, बल्कि वो ठोस रूप में या तो सॉल्यूशन के ऊपर तैरती रहती हैं या तो नीचे डूब कर रहती हैं, तो उन्हें हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कारण दिया गया है कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द वाइट प्रेसिपिटेट क्यों बनता है। तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम आयन। यानी बेरियम सल्फेट में बेरियम एक एनायन है, अब एक कैटायन है, और सल्फेट जो है वो एनायन है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला आयन है और पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है। तो दोनों आपस में प्रेसिपिटेट बना लेते हैं संयोग करके। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, और नमक बनता है जो रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में घुला रहता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन किसको हम कहते हैं। चलिए, तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे? तो द सरफेस, जब ये हम पूरा पढ़ते नहीं, हम लोग शॉर्टकट में इसकी जो मुख्य बातें जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे आप देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन का वियोग होगा यानी ऑक्सीजन वहाँ से हटेगा किसी कंपाउंड से, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। जैसे आप यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है पहले से, और जब हाइड्रोजन का संयोग कराया जाता है उसके साथ, तो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है। तो ऑक्सीजन हट जाता है, तो इस तरह का रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। यानी ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का वियोग होगा यानी ऑक्सीजन हटेगा तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। कई बार रिएक्शन जो होते हैं वो एक ही साथ होते हैं, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होते हैं, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि कॉपर ऑक्साइड है, उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे वो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटकर कॉपर सिर्फ बच रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, इससे रिडक्शन हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन है जिसमें कॉपर का रिडक्शन हो रहा है जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नीचे। सम ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस आर, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि ZNO, जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, जबकि कार्बन से ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख लें MnO मैंगनीज ऑक्साइड के साथ आप देखेंगे ऑक्सीजन हट रहा है और बन जा रहा है मैंगनीज क्लोराइड, तो इसलिए मैंगनीज का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। जबकि यहाँ से हाइड्रोजन में से Cl हट करके उसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जबकि इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन।
चलिए, तो एक ही साथ हो रहा है इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ और ज़रूरी बातें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से संबंधित हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक जनरल जो है थ्योरी या डिफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि फ्रॉम द अबव द एग्जाम्पल्स वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं ऊपर के उदाहरणों से, दैट इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन, अगर कोई सब्सटेंस या कंपाउंड या एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज़ करता है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड, या उस दौरान जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन जिससे अलग होता है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। एंड इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ करता है किसी रिएक्शन के दौरान या हाइड्रोजन गेन करता है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, और जिसके साथ रिएक्शन होता है उसे हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर के एग्जांपल में हम थोड़ा फिर से गौर कर लें तो हम देखेंगे जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, तो कॉपर क्या हो गया यहाँ पे, ये तो कॉपर से ऑक्सीजन हटना ये किसका एग्जांपल है, रिडक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हो गया, कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस्ड। उसी तरह ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे Zn जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, Zn क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, और कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो इस तरह से जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसके साथ ऑक्सीजन हटता है जिससे वो रिड्यूस्ड हो जाता है। चलिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ प्रभाव के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो प्रभाव है वो कोरोजन है। कोरोजन किसे कहते हैं हम, तो बोल रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, मतलब हम देखते हैं कि जब लोहे की वस्तुएं जो हैं वो नई रहती हैं तो वो शाइनी रहती हैं, वो कैसी रहती हैं, शाइनी, चमकदार रहती हैं। बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर, लेकिन जल्दी ही उनको अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, बाहर छोड़ दिया जाए, खुले में छोड़ दिया जाए तो उनके ऊपर एक भूरे पाउडर जैसी जो है वस्तुएं वो लग जाती हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं दे दूंगा। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्नाइज्ड इन दिस मैनर, इस तरह से बहुत से अन्य मेटल भी जो हैं इसी प्रकार से उनमें इस प्रकार की जो है रस्टिंग उनकी हो जाती है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ अ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर और सिल्वर, क्या कॉपर और सिल्वर में भी इसी प्रकार के ब्राउन कोटिंग होती है या अलग रंग की कोटिंग होती है। तो आप देखेंगे कि कॉपर में जब बनता है तो वो कॉपर में इस प्रकार के जब पाउडर बनता है तो वो ब्राउन नहीं होता है बल्कि वो कैसा होता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। उस तरह सिल्वर में जब होता है तो वो आप देखेंगे ग्रे कलर का होता है। तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट में या मेटल में अलग अलग तरह के जो पाउडर बनता है या रस्टिंग होता है वो उनका रंग अलग अलग हो सकता है। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. और corrosion किसको कहते हैं, तो जो मेटल्स होते हैं, धातु जो होते हैं
वो क्या होता है, खुले में छोड़ देने से क्या होता है, उन पर मॉइस्चर यानी जो आर्द्रता है हमारे वायु में, हवा में जो जलवाष्प के कण होते हैं वो मॉइस्चर कहलाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं, और या अगर आसपास एसिड्स के भी वेपर अगर रहते हैं या एसिड उन पर गिर जाता है किसी कारण से, जैसे आजकल जो रेन होती है वो एसिडिक रेन होती है, तो अगर खुले में हम छोड़ दें तो वर्षा अगर हो रही है और किसी मेटल पे गिर रही है तो वो एसिडिक रेन है, तो एसिड भी उस पर उससे मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रिएक्शन हो जाते हैं उस मेटल के साथ, और उनके मेटल के क्लोराइड या ऑक्साइड बन जाते हैं, या हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, या ब्रोमाइड, क्लोराइड, इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। और उनमें जो है क्या होता है, वो क्लोराइड बनने के कारण उस मेटल का कुछ अंश जो है वो उसका क्षरण हो जाता है, मतलब वो ऑक्साइड बनने में खर्च हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को, और इससे क्या होता है, वो मेटल जो है थोड़ा धीरे धीरे कमज़ोर या पतला, या आप कहेंगे कि उसकी मोटाई घटने लगती है और उसकी मजबूती कम होने लगती है। तो इस तरह की प्रक्रिया को कहते हैं कोरोजन। और द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो सिल्वर में जो है वो कोटिंग ब्लैक होती है, एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। यानी आयरन में जिस तरह से ब्राउन होता है, तो सिल्वर का कोरोजन होगा, या उस पर मॉइस्चर या एयर या एसिड अगर गिरेगा और उसका जब रस्टिंग होगा तो वो ग्रे या ब्लैक कलर का होगा। जबकि कॉपर का कोरोजन होगा तो उसके ऊपर जो परत बनेगी वो ग्रीन कलर की होगी। तो इससे क्या होता है, मेटल जो है कमज़ोर होने लगते हैं धीरे धीरे, उनका वज़न और उनकी लंबाई भी वगैरह भी, मोटाई वगैरह भी घटने लगती है और वो कमज़ोर होने लगते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज़, और ये जो कोरोजन होता है तो इससे लोहे की जो वस्तुएं होती हैं वो काफ़ी उनमें नुकसान होता है, जैसे कार बॉडीज़, ब्रिजेज़, यानी जैसे कार वगैरह, कार, बस, ट्रक आदि जितने भी लोहे के वाहन होते हैं, साइकिल भी आप ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, और या जो लोहे के पुल होते हैं, या आयरन के रेलिंग्स होते हैं, लोहे के जहाज़ होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ जो समुद्र में चलते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, ये जो लगभग लोहे से या किसी न किसी मेटल से बने होते हैं। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज़ सीरियस प्रॉब्लम, और ये जो आयरन का जो कोरोजन होता है ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। अब जब कोरोजन हो जाता है, जिसे हम हिंदी में क्षरण भी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो वस्तुएं हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें छेद हो जाती है, ब्रिज जो हैं उनके लोहे के पाए जो हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं और वो गिरने टूटने का भय रहता है। कार वगैरह, मोटरसाइकिल या अन्य जो जहाज़ वगैरह है उनके तली में छेद हो जाती है। कार में भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे चक्के, जो उनका चक्का रहता है वहाँ पे जंग लगने के कारण वहाँ पे जो बॉडी है उसमें छेद वगैरह हो जाती है कार में। तो इन सब के कारण काफ़ी मात्रा में हमें हर साल जो है काफ़ी नुकसान होता है और उनको बदलने में काफ़ी खर्च होता है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। आगे हम लोग चैप्टर 3 में भी इसके बारे में देखेंगे। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि इनसे कैसे बचा जाए। अगला है उनके बारे, तो इन सब से बचने का उपाय क्या है, कोरोजन से बचने का उपाय यही है कि आप जो है वो चैप्टर 3 में उसके बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। या तो हम उसमें कलर पेंट कर सकते हैं, या तो उनका गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी कोई अन्य सस्ती धातु की परत उस पर हम चढ़ा देते हैं, जिससे वो रस्टिंग जो है वो कम हो जाए या रुक जाए। अगला एक जो ऑक्सीडेशन का जो एक फेनोमेनन है जिसका प्रभाव है वो क्या है, रैंसिडिटी। तो हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या आपने ऐसे कोई तेल वगैरह या खाना वगैरह जो है, भोज्य पदार्थ जो है, उन्हें कभी सूंघा है या टेस्ट किया है जो काफ़ी समय तक के लिए छोड़ दिया गया हो? तो आप देखेंगे कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, होता क्या है कि जब काफ़ी देर तक हम उन्हें खुला छोड़ देते हैं तो जो हवा का जो ऑक्सीजन है, वायु का जो ऑक्सीजन है, वो उसके साथ रिएक्ट करके और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके उस भोजन को ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। दे बिकम रैंसिड, और वो क्या होते हैं, उनमें जो है दुर्गंध या वो खाने के लायक नहीं रहते हैं।
और इसलिए एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनकी जो है उनके जो है स्वाद जो है और टेस्ट जो है वो और गंध भी जो है वो बदल जाती है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। इसीलिए क्या किया जाता है कि जब तो क्या क्या किया जाता है कि जो भोजन पदार्थ हैं जो ऑक्सीडाइज्ड होकर के ख़राब हो जाते हैं, तो उनको जो है क्या किया जाता है, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिए जाते हैं, यानी ऐसे रसायन मिला दिए जाते हैं जो उनके ऑक्सीडेशन को बहुत हद तक रोक देते हैं। या फिर उन्हें कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, या उनको ऐसे कंटेनर्स में रख दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, ताकि बाहरी हवा से उसका संपर्क टूट जाए और ऑक्सीडेशन ना हो। तो इससे भी स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, इससे भी ऑक्सीडेशन में को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। यानी क्या क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है और उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में डाल दिया जाता है, रखा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है और एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, जिससे ऑक्सीडेशन कम होता है और उनमें रेंसिडिटी घट जाती है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और जो चिप्स जो हैं, चिप्स मतलब यहाँ पे जो हम लोग खाते हैं, जैसे आलू वगैरह के जो चिप्स होते हैं, जैसे कुरकुरे हुआ, लेज़ हुआ, इन सब में क्या होता है उसमें नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है, ताकि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो और उनका गंध जो है वो ख़राब ना हो, सड़े नहीं। तो हम लोगों ने चैप्टर का यहाँ पे जो है दी एंड कर दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैं है इसके बाद इसमें ऐड कर देता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने का सोचेंगे, और इसके बाद के चैप्टर्स भी मैं इसके बाद तुरंत ही मैं लाने की चेष्टा करूँगा। तो आई होप कि मैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर कमेंट करें और सुझाव दें कि और क्या मैं कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय। तो जैसे कि मैंने कहा पिछले वीडियो में, मैंने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का जो पार्ट 1 था उसमें मैं केवल टेक्स्ट को समझाकर मैंने छोड़ दिया था। तो आज मैं उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस सेक्शन से, तो वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, तो आप इन्हें देख लेंगे ज़रूर, और नए अगर होंगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? वन और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स केमिकली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स केमिकली, रासायनिक तौर पर एक दूसरे से अभिक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन मे हैपन बाय बर्निंग और बाय मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स। ये जो है केमिकल रिएक्शन कब हो सकता है? या तो किसी एलिमेंट या कंपाउंड को बर्न करके, या एक कंपाउंड या दूसरे एलिमेंट टू एलिमेंट, या एलिमेंट कंपाउंड या कंपाउंड कंपाउंड को मिक्स करके, ऐसे भी रिएक्शन हो सकते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर एंड फॉर्मिंग MgO। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम को हम हवा में जलाएं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो MgO बनाता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान हमारे शरीर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो भी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। उसी प्रकार रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के क्या इंडिकेशंस हैं, मतलब आप कैसे समझेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हुआ है। फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, चेंज इन स्टेट ऑफ द रिएक्टिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स।
तो सबसे पहला जो सबूत हमें मिलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वो है कि स्टेट एलिमेंट्स का जो स्टेट है या कंपाउंड्स जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, उनका जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। यानी अगर वो सॉलिड हैं तो लिक्विड फॉर्म में, या लिक्विड हैं तो गैसियस फॉर्म में, या गैसियस हैं तो लिक्विड में, या लिक्विड से सॉलिड में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी उनका स्टेट चेंज हो सकता है। नंबर 2 है चेंज इन कलर ऑफ द रिएक्टिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, या जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिएक्शन के बाद उनका अगर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, या रिएक्टिंग एलिमेंट या कंपाउंड का कलर भी चेंज हो जाता है, तो भी हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। नंबर 3 एवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यू टू रिएक्शन, अगर किसी प्रकार का गैस भी निकलता है रिएक्शन के दौरान तो भी हम मानेंगे कि रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट के टेम्परेचर में भी बदलाव होता है, यानी जो है उनका जो कंपाउंड जो है वो गर्म हो जाते हैं, या मिक्सचर जो है वो गर्म हो जाता है, तो भी हम मानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इस तरह से ये 4 जो इंडिकेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस हैं, तो यहाँ पे है कि द एलिमेंट्स दैट रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। पहले तो रिएक्टेंट्स किनको कहेंगे, जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। दीज आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो साइन, केमिकल रिएक्शन का जो एरो साइन होता है उसको वो लेफ्ट के साइड में लिखे जाते हैं। Whereas प्रोडक्ट्स आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट आर मेड, जबकि प्रोडक्ट या जो होते हैं वो वैसे एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के बाद राइट साइड में लिखे जाते हैं, एंड रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2Mg + O2 में ये रिएक्टेंट्स हैं, और 2MgO बनता है तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 what is the difference between skeletal equation and balanced equation। अब skeletal equation और balanced equation में क्या difference है, तो हम यहाँ पे देखते हैं the simplified version of a chemical equation that does not show the coefficients or the state symbols of the reactants and products, it is called skeletal reaction। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ कितने एटम जो है रिएक्ट किया है, उन्होंने केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, वो उसमें नहीं लिखा रहता है, केवल उनका सिंबल जो है वो मोटा मोटी तौर पर लिखा रहता है, तो उसे हम स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके अगर वाटर बनाता है, तो हाइड्रोजन का कितने मॉलिक्यूल है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, वो ना लिख करके हम केवल लिख दें कि H2 + O2 = वाटर, ऐसा लिख दें, तो हम उसे स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द बेसिक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये केवल बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है रासायनिक, उसको केवल दर्शाता है, उसके अणुओं की संख्या या बैलेंस जो है वो नहीं होता। Whereas a balanced equation is a chemical equation in which the number of atoms of each element is the same on both sides of the equation। जबकि बैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहेंगे हम, जिसमें दोनों और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो एलिमेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो दोनों तरफ एक ही एलिमेंट के दोनों तरफ इक्वल एटम्स या मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। यानी अगर लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन है, उसके अगर 4 एटम्स हैं, तो राइट साइड में भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स होने चाहिए। लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन के अगर 6 एटम्स हैं, तो राइट साइड में भी उसके 6 एटम्स होने चाहिए। या तो इस तरह से जब बैलेंस रहता है तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। आखिरी सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या तरीका है, तो इसके स्टेप्स जो हैं वो ऐसे हैं। नंबर 1 लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, पहले तो लिस्ट कर लेना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में कितने तरह के एलिमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, और उसमें हर एलिमेंट के कितने एटम्स बोथ साइड्स में हैं,
यानी लेफ्ट साइड्स में और राइट साइड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। नाउ नंबर 2, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब वैसे कंपाउंड को चूज़ कीजिए आप लेफ्ट और राइट साइड में किसी तरफ में से, जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा एटम्स उससे जुड़े हुए हैं, वैसे कंपाउंड को आप चूज़ कर लीजिए। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब उसमें भी सबसे ज़्यादा एटम वाले एलिमेंट को आप चूज़ कर लीजिए और उसी को पहले दोनों ओर बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। We cannot alter the formula of the compounds or elements when equalizing the number of atoms of reactants and products। अब हमें ध्यान में रखनी ये है कि दोनों ओर जो कंपाउंड रहेंगे उनके फार्मूला को चेंज नहीं करना है। मतलब आप अगर वाटर का फार्मूला है H2O, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, H2O है तो ऐसा नहीं कर सकते कि राइट साइड में आपने उसे H2O2 कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि लेफ्ट साइड में तो वाटर रहा, राइट साइड में वो दूसरा ही कंपाउंड बन गया, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। तो इस तरह से ये नहीं करना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड है जैसे H2O है, उसे अगर बैलेंस करने के लिए आपको इसके आगे अगर जितना भी नंबर लगाना है आप इसके आगे लगा सकते हैं, 2 लगाएं, 4 लगाएं, 4 6 लगाएं, जो भी लगाएं, लेकिन इसके आगे लगा सकते हैं। लेकिन इनके जो एटम के जो हैं फार्मूला, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी 2 अगर लिखना है तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे O के नीचे 2 लिख देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। ना बैलेंस अदर एलिमेंट्स लाइक अबव, और इसी प्रकार से दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको भी बैलेंस करना चाहिए। एंड ऐड सिम्बॉल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के जो स्टेट्स हैं, जैसे गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, वो आप उसके पीछे में लगा दें। जैसे गैस है तो G लिख दें, एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिख दें, अगर सॉलिड है तो S लिख दीजिए, लिक्विड है तो L लिख दीजिए। इस तरह से आप लिख दे सकते हैं उसके पीछे। अगला है फाइनली कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब अंत में आप दोनों ओर सारे एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको इक्वेट कर लीजिए और देख लीजिए इक्वल है या नहीं। तो ये पिछले वीडियो मैंने जो पार्ट 1 में जो दिया था उसका ये क्वेश्चन आंसर है, और इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनके मैं वीडियो के बाद उसमें अटैच किया हुआ रहेगा, वो आप ज़रूर देख लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सेकंड सेशन है उसमें जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बीच में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लेकर आया हूँ, और इसमें ये जो है आपके लिए एक एडिशन होगा, क्योंकि जो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। तो उससे पहले भी और भी अगर 1-2 सवाल जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो वो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। इसमें पहला सवाल है कि वाई आवर वॉल्स लुक शाइनी आफ्टर 2-3 डेज ऑफ वाइट वॉश। मतलब हमारे घरों में जो हम लोग चूना कराते हैं तो उसके 2-3 दिन के बाद, मतलब वो चूना सूखने के बाद हमारी दीवार जो है वो चमकीली या ज़्यादा चमकीली क्यों नज़र आने लगती है। तो इसका आंसर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉश। वाइट वॉश के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, जिसे स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है, विच रिएक्ट्स विथ CO2। और होता क्या है कि जो हवा में जो CO2 मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो इस स्लेक्ट लाइम जो वाइट वॉश किया हुआ रहता है उसके साथ रिएक्ट करती है, और बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करते हुए ये एक पतली परत कैल्शियम कार्बोनेट की बनाती है, जो मार्बल का भी फार्मूला होता है। तो इस तरह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो एक उसकी जो पतली परत बन जाती है, वही हमें दीवार में काफ़ी चमकीली नज़र आती है और दीवार का रंग बहुत ही चटकीला नज़र आता है। सो आफ्टर 2-3 days white wash walls look shiny। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में 3 डिफरेंस है। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस हीट, लाइट और साउंड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो उनसे हीट, लाइट या साउंड निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट और लाइट टू कंप्लीट द रिएक्शन, जबकि एंडोथर्मिक में हीट और लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। नंबर 2, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस शो एक्सोथर्मिक प्रॉपर्टीज़। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो साधारणतः एक्सोथर्मिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन दो या दो से अधिक जब एलिमेंट आपस में या कंपाउंड मिलते हैं तो और एक नया कंपाउंड बनता है, तो जिससे अक्सर हीट जनरेट होती है। जबकि एंडोथर्मिक में क्या होता है? जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन शोज़ एंडोथर्मिक प्रॉपर्टीज़। मतलब एंडोथर्मिक में तो हीट देना पड़ता है, तो जब हम डिकम्पोज करते हैं, किसी बड़े कंपाउंड को तोड़ते हैं छोटे कंपाउंड्स में या छोटे एलिमेंट्स में, तो हमें बाहर से एनर्जी हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में देनी पड़ती है। इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो जनरली एंडोथर्मिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट रिलीज्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के फलस्वरूप कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होती, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ की जा सकती है। जैसे वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या है? तो इट इज़ यूज सिल्वर ब्रोमाइड इज़ यूज्ड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। पहले के ज़माने में जब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी हुआ करती थी और जो नेगेटिव वगैरह को धो करके फ़ोटो साफ़ किए जाते थे, तो उस समय सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड का काफ़ी उपयोग किया जाता था। तो अभी तो अधिकतर डिजिटल फ़ोटोग्राफी होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे भी इस प्रकार की फ़ोटोग्राफी की जाती है जिसमें नेगेटिव बनते हों, तो वहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, what show oxidation and reduction takes place at the same reaction। यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो सकते हैं, उसका एक एग्जांपल आपको दिखाना है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है CuO + H2, और जब उसमें हीट दिया जाता है तो Cu + H2O बन जाता है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि CuO से ऑक्सीजन वो डिटैच होता है, हटता है वहाँ से, तो इस कारण CuO का क्या होता है? रिडक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अलग हो गया CuO से, और इस तरह से CuO जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। वहीं पे ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से जाकर मिल जाता है, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। चलिए आगे कुछ और सवाल देखते हैं। हाँ, 2 और सवाल हैं। व्हाट आर डिफरेंट सॉल्यूशंस टू अवॉइड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो आंसर है यहाँ पे नंबर 1 यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इन द फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। वैसे भोजन जिसमें फैट यानी चर्बी या तेल है मिला हुआ, तो उसमें हम लोग उसे सुरक्षित रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें मिला देते हैं, ताकि फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन ना हो जाए और खाना या ख़राब ना हो जाए। नंबर 2 है कीपिंग द फूड्स इन एन एयर टाइट कंटेनर्स। फूड को जो है एयर टाइट कंटेनर्स में भी रखने से भी ऑक्सीडेशन काफ़ी हद तक रोकी या कम की जा सकती है और रेंसिडिटी घटाया जा सकता है। नंबर 3 है फ्लशिंग स्नैक पैक्स विथ नाइट्रोजन गैस। जो स्नैक वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं वो उनमें भी ऑक्सीजन रहती है, तो उसमें क्या किया जाता है? मशीनों के द्वारा उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश किया जाता है,
जिससे अंदर की सारी ऑक्सीजन निकल जाती है और उसके अंदर नाइट्रोजन प्रविष्ट हो जाता है और फिर उसे पैक कर दिया जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन जो है चूँकि अधिक अभिक्रियाशील नहीं है तो वो अभिक्रिया नहीं करती किसी भी फूड आइटम से और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है और वो ख़राब नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ एनी कंपाउंड इन ए टेस्ट ट्यूब। किसी टेस्ट ट्यूब में कोई कंपाउंड को अगर हम बर्न करना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी जरूर चाहिए। इधर करना वो दीवार में। आंसर है नंबर 1, टेस्ट ट्यूब शुड बी हेल्ड यूजिंग टोंग्स। टेस्ट ट्यूब को जो है टोंग्स की सहायता से पकड़नी चाहिए। नंबर 2, इट शुड बी हेल्ड टिल्टेड। इसे थोड़ा तिरछा पकड़ना चाहिए। इट्स माउथ मस्ट बी इन द फार डायरेक्शन फ्रॉम अस। और हमारे जो प्रयोग कर रहे होते हैं उनसे दूर की तरफ उसका मुख जो है वो होना चाहिए। और नंबर 4, गैस मस्ट नॉट बी स्मेल्ड डायरेक्टली। अगर कोई उस अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलता है तो उसे डायरेक्ट नहीं सूंघना चाहिए, बल्कि हाथ या किसी प्रकार हाथ से हवा दे करके थोड़ी सी स्मेल हवा से धकेल कर लेनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आशा है आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर की इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के और उसके अंदर से जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको जल्द से जल्द मिलें। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे। आपका कमेंट का रहेगा इंतज़ार। तब तक बाय बाय, सी यू। तो इस सेक्शन में हम चैप्टर के अंत में, चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनका आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसका सलूशन यहाँ पे है, पूरा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल हैं यहाँ पे, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट है आपका, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि lead is getting reduced, कार्बन इज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि पहले लेड में जो है ऑक्सीजन है और जब वो रिएक्शन के बाद क्या होता है उससे ऑक्सीजन हट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ PbO जो है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे PbO रिडक्शन कहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब ये सही है। उसके बाद है कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। तो ये भी सही है। यहाँ पे बी नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ये गलत है। लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, यहाँ पे लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, लेड नहीं, तो ये भी गलत है। तो आप देखेंगे ये नंबर 1 जो है ये राइट आंसर है कि ए और बी जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द अबव रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये रिएक्शन जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं कि जैसे Fe2O3, इसमें से Fe का क्या होता है, आयरन डिस्प्लेस हो जाता है किसके द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो आंसर हो जाएगा डी, द गिवन रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड टू आयरन फाइलिंग्स। पतले पतले लोहे के टुकड़ों पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया जाता है उसके छिलकों पर, तो क्या होता है? तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज़ आर प्रोड्यूस्ड। ये होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। हम जानते हैं कि जब भी एसिड किसी मेटल पर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। तो यहाँ पे आयरन एक मेटल है और उस पर एसिड जो है वो से रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे विमुक्त होगा, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो वो क्वेश्चन नंबर आंसर जो है ए जो है वो सही है इसका। उसके बाद तो इसका इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं,
इक्वेशन दिया हुआ है Fe+2HCl इक्वल टू FeCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। गैस के लिए ये सिंबल है, अब एरो जो है वो गैस का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो आंसर है आपका, A reaction which has an equal number of atoms of all the elements on both sides of the chemical equation is called a balanced chemical equation। जो केमिकल इक्वेशन के दोनों ओर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, वो अगर इक्वल रहें एलिमेंट्स के, तो हम वैसे इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऐसा इसलिए ज़रूरी है, दोनों और एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या जो है समान इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें बताता है कि इस संसार में ना तो किसी वस्तु को हम डिस्ट्रॉय बर्बाद समाप्त कर सकते हैं, ना ही किसी एलिमेंट या कंपाउंड को हम एलिमेंट को हम बना सकते हैं। ना तो यानी कि कोई भी मास जो है, किसी भी चीज़ का मास जो है वो हमेशा सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, ना हम उसे बना सकते हैं ना समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो रिएक्टेंट लेफ़्ट साइड में रहेंगे वो अगर रिएक्शन के बाद जो है वो गायब तो नहीं हो सकते, वो तो रहेंगे, भले उनका फॉर्म चेंज हो जाए, वो दूसरे कंपाउंड के रूप में भले हो जाएं, लेकिन वो रहेंगे इसी धरती पर, उनका मास ख़त्म तो नहीं हो सकता। हैंस ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसलिए सबसे अच्छा नियम क्या है कि जो रिएक्टेंट्स का, यानी इक्वेशन के लेफ़्ट साइड जितने भी एलिमेंट रिएक्शन कर रहे हैं उनका टोटल मास इक्वेशन के राइट साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। यानी एटम्स के हिसाब से भी नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल होने चाहिए और मास भी इक्वल होने चाहिए। It means that the total number of atoms of each element should be equal to the both sides of a chemical equation। दोनों और एटम्स जो है सभी एलिमेंट के, हर एलिमेंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो एटम है वो नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। Hence it is for this reason that chemical equation should be balanced। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमें मजबूर करता है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। इनको जो है केमिकल इक्वेशन में बदलना है और फिर बैलेंस भी करना है। तो उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो यहाँ पे 3H2 प्लस N2 इक्वल टू 2NH3। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है H2S, और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करके क्या देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देता है जो कि सॉलिड होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है। मतलब ये सॉल्यूशन में आपका नहीं घुलता, अनडिजॉल्व रहता है। उसके बाद है पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटाशियम मेटल जब वाटर के साथ यहाँ रिएक्ट कर रहा है तो अब क्या बन रहा है, 2KOH प्लस H2, ये भी बन रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे, और ये चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HNO3 प्लस CaOH होल 2। तो यहाँ पे क्या बैलेंस कैसे किया गया, CaNO3 होल 2 प्लस H2O, ये हो गया। अब इसे जब बैलेंस किया गया है तो आप बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसे बैलेंस यहाँ पे किया गया है। पहला वाला का बैलेंस यहाँ पे है, उसके बाद दूसरा वाला का बैलेंस, नंबर बी का बैलेंस जो है वो ये है, सी का यहाँ पे है और डी का यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इनका भी आप यहाँ पे देखेंगे
सारे का यहाँ पे इक्वेशन नीचे लिखा हुआ है आंसर में। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अब यहाँ पे पोटाशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, इसका रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है, पोटाशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो ये क्या होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे दिया हुआ है एक अभी आंसर, बी का भी आंसर है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, उसको जब रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है, ZnO प्लस CO2। तो ये क्या होता है, एक बड़ा कंपाउंड जो है छोटे कंपाउंड में, दो कंपाउंड में टूटता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे जब हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ गैस बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक गैस बन रहा है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर नीचे है आप यहाँ पे देख रहे हैं Mg प्लस HCl, तो बन जा रहा है MgCl2 और H2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे विराज जा रहा है ना, Mg खुद आ जा रहा है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीज एनर्जी, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिससे एनर्जी रिलीज होती है, यानी सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, तो इन दैट फॉर्म ऑफ हीट लाइट और साउंड, और उसमें से किसी भी प्रकार की ये एनर्जीज़ निकलती हैं, जैसे हीट निकलता हो या लाइट निकलता हो या साउंड निकलता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है, सोडियम प्लस क्लोरीन जब रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और इतना किलो जूल एनर्जी निकलता है। इन अदर वर्ड्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो दूसरी बातों से अगर दूसरे नज़रिए से कहें तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, प्रायः एक्सोथर्मिक होते हैं। रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी, अब वैसे रिएक्शंस जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, या रिक्वायर एनर्जी, या उस एक रिएक्शन को होने में बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ती है, वो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की, उन रिएक्शंस की, अदरवाइज वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होंगे। बाहर से हमें हीट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या तो सनलाइट के फॉर्म में, उनमें क्या देना पड़ता है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट के फॉर्म में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आगे है फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जैसे कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट ज़रूरी है, सनलाइट अगर ना हो तो ये फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है और तब ग्लूकोज बनता है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए हमें सनलाइट देना पड़ता है बाहर से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहेंगे, तो कारण है कि एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, एनर्जी इज़ इन आवर बॉडी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन। और डाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज। तो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और इस दौरान क्या होता है, अंदर में दिस कम्बशन रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन, और ये इसके कारण हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं। तो इसका यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है,
वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को इसका अपोजिट क्यों मानेंगे? तो इसलिए मानेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो एलिमेंट जुड़ करके एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, वो बड़ा एलिमेंट टूट करके दो अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट जाता है। तो इसीलिए दोनों को हम क्या कहते हैं, एक दोनों के अपोजिट हैं। कॉम्बिनेशन में दो जुड़ करके एक बनाते हैं, डिकम्पोजिशन में एक टूट करके दो बनाता है या तीन बनाता है, एक से ज़्यादा बनाता है, और एनर्जी भी निकलता है। तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन जो है वो कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक बड़ा कंपाउंड है, उसको जब एनर्जी दी जाती है तो क्या होता है, वो ए और बी में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जब किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो टूट जाता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो एलिमेंट ए और बी हैं, दोनों मिलते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके ए बी बनाते हैं और एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ऐड कराया जाता है तो वापस वाटर बनता है और एनर्जी भी निकलती है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर है थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फेरस सल्फेट में क्या किया गया है, फेरस सल्फेट को जब यहाँ पे ये जो डेल्टा है साइन, ये हीट देने का साइन है, ये डेल्टा साइन। तो जब उसमें हीट दिया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड में और सल्फ़र डाइऑक्साइड में और इसमें डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है। और डिकम्पोजिशन बाय लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन कैसे होता है, सनलाइट के द्वारा। तो जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग बाहर में धूप में रख देते हैं, सूरज की रोशनी में रख देते हैं, तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। तो ये भी एक सनलाइट से डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन कैसे होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या आप वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसका भी आप ले सकते हैं। H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो वो H2 + O2 में बदल जाता है, तो वो भी एक डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिकम्पोज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी देकर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट किसी दूसरे को डिस्प्लेस करता है। इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस ए लेस रिएक्टिव। इसमें जो ज़्यादा जो सक्रिय तत्व होता है वो अपने से थोड़ा निष्क्रिय तत्व को हटाकर स्वयं वहाँ पर प्रविष्ट हो जाता है, और इस तरह से सिंगल एक एलिमेंट जो है इसको डिस्प्लेस करता है, इसलिए इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जब ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कि दोनों कंपाउंड्स जो है आपस में एक दूसरे के कुछ एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे AB + CD में ए और AD और CB बन जाता है, यानी AB में से B डिस्प्लेस हो गया और CD में से D डिस्प्लेस हो गया, दोनों में से एक एक डिस्प्लेस हुआ, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, दे सकते हैं दोनों का, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। CuSO4 + Zn देते हैं, तो चूँकि Zn जो है ये मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे प्रविष्ट हो जाता है और ZnSO4 निर्माण करता है और कॉपर को मुक्त कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट से बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है। इस प्रकार से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन
इन्वॉल्व। बोलता सिल्वर को रिफाइन करने में, उसे साफ़ करने में या सिल्वर उससे निकालने में फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को निकालने में डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, तो कॉपर मेटल को यूज़ किया जाता है, तो उसका रिएक्शन को आपको लिखना है। तो यहाँ पे रिएक्शन हम देखते हैं AgNO3 प्लस Cu, AgNO3 प्लस Cu सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में जब कॉपर मिलाया जाता है तो कॉपर क्या करता है, कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और इस तरह से सिल्वर डिस्प्लेस हो जाता है और मुक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहेंगे, तो वैसा रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड का प्रेसिपिटेट बनता हो, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में वो रिएक्शन इसमें सॉल्यूशन में रहता हो, तो उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जैसे ये एग्जांपल है Na2CO3 और कैल्शियम क्लोराइड, दोनों को जब रिएक्शन कराया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और NaCl बनता है। इसमें से इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रेसिपिटेट, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट के तौर पर बनता है, हैंस इट इज़ ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे बेरियम सल्फेट का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ अ गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के तौर पर दिखाना है एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। जबकि यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। उसी तरह रिडक्शन का एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे CO2 प्लस H2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में से एक ऑक्सीजन यहाँ से हट जा रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे CO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट करके कॉपर बच रहा है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड CuO वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी उसका रिडक्शन रिड्यूस्ड। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating air becomes black in color. Name the X element black colored compound formed. X is copper and the black colored compound formed is copper oxide. The equation of the reaction involved in heating copper is given below. Copper 2Cu plus O2 equal to 2CuO. ये ब्राउन होता है, लेकिन जलने के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ब्लैक हो जाता है। चलिए उसके बाद है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स में हम लोग पेंट क्यों करते हैं, तो आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। हम जानते हैं कि आयरन को बाहर में रख देने से ऑक्सीजन से संपर्क में आकर के वो उनमें रस्ट लग जाता है, इसलिए उनको पेंट करने से रस्टिंग से बचे रहते हैं। व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ। तो पेंट जो है वो क्या करता है, लोहे का संपर्क मॉइस्चर से या हवा से काट देता है और वो उसका रस्टिंग होने से बच जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। तेल वगैरह जो होते हैं या पैकेज फूड जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों डाल दी जाती है? तो नाइट्रोजन इट इज़ एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन जो है एक अक्रिय गैस है, वो जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है सामान्य तापमान और दबाव पर, एंड डज नॉट ईजीली रिएक्ट विथ दीज सब्सटेंसेज। तो ये जो भोज्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ होते हैं, चिप्स वगैरह होते हैं, वो जल्दी रिएक्शन नाइट्रोजन से नहीं करते। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ फूड सब्सटेंसेज। जबकि अगर खुला उन्हें रख दिया जाए, पैकेट में ना रखा जाए, तो वो भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, बाहर जो हवा में ऑक्सीजन है उससे संपर्क करके और क्या बना लेते हैं, रैंसिड हो जाते हैं वो, है ना, इसीलिए यानी ख़राब हो जाते हैं वो। इसीलिए 10 बैग्स यूज इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। इसीलिए जो भी पैकेज वगैरह होता है खाने का, उनमें नाइट्रोजन गैस से उन्हें भर दिया जाता है, टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक, ताकि उनके अंदर जो ऑक्सीजन रहे वो क्या हो जाए, वो हट जाए वहाँ से। यानी नाइट्रोजन को इतनी ज़ोर से फ्लश किया जाता है कि उसके अंदर का ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और नाइट्रोजन वहाँ घुस जाता है। When oxygen is not present inside the pack, rancidity of oil and fat containing food items is avoided. तो अंदर में ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो रेंसिडिटी कम से कम होगी। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन का एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिया गया है। कोरोजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर मटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स, डिट्रॉयट एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ये यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। रैंसिडिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स that can be easily noticed by change in taste or smell is called rancidity, है ना। तो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि फैट्स, जो चर्बी वगैरह या फैट्स या तेल वगैरह के बने हो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो अगर उनको खुला में छोड़ दिया जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के कारण, और उनका स्वाद और रंग बदल जाता है, और वो जहरीले भी कई बार हो जाते हैं। तो इसीलिए उनसे बचाने के लिए द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ कैन बी अवॉइडेड फॉर। अब एक रेंसिडिटी क्यों नहीं होना चाहिए, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट। तो कैसे नहीं होगी रेंसिडिटी, तो उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए, इन रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए भोजन को, या एंटीऑक्सीडेंट मिला के रखना चाहिए, या ऐसे इन्वायरमेंट में रखना चाहिए जहाँ पे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन ना हो। फिर क्वेश्चन है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम को क्यों, और मैग्नीशियम के फीते को क्यों रगड़ लेना चाहिए उसे जलाने के पहले? तो ये वेरी रिएक्टिव मेटल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे जब हवा में रखा जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और फिर उसे जलाने में वो अच्छी तरह नहीं जल पाता, इसलिए उसे घिस करके उसकी जो परत है उसे हटा लेनी चाहिए, तब जा कर के वो अच्छी तरह जलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन है, इसको आप देख लेंगे। चलिए उसके बाद है आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ भी कुछ रिएक्शंस के बैलेंस्ड रिएक्शंस लिखने के लिए कहा गया है, तो वो आप नीचे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक है, इसका भी आंसर आप देखेंगे, इसका भी आंसर देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो एग्जांपल है उसमें कम ज़्यादा क्यों है, तो क्योंकि
हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेट सेपरेटेड, कंटेंस 2 पार्ट्स हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन। इसमें से 2 भाग हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन 1 भाग रहता है, इसीलिए हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है। हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर। द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट इन द अदर। उसी के कारण से डबल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर एक सवाल का आंसर है। यहाँ पे भी है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज। इसमें से कौन कौन से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो देखेंगे कि जिनके साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। जैसे सोडियम के साथ ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। चलिए ये अंतिम था, तो थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट और शेयर भी करेंगे। और अगले चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर लेकर और उसका डिस्कशन लेकर मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।